हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए आगे से वीडियो कंटिन्यू रहेगा। जो अपना मॉडर्न हिस्ट्री का अपन ने फर्स्ट टॉपिक चालू किया था, भारत में यूरोपियों का आगमन, ये वाला टॉपिक का पार्ट ए अपन ने बना दिया है। उसको आप देख जा करके देख सकते हैं, उसमें ये वाला पूरा करवा दिया है। और यहाँ से चल करके पुर्तगाली वाला हो गया। उसके बाद में ये स्वालिका युद्ध तक अपन ने पुर्तगालियों के पतन और उनका योगदान ये देख लिया था। अब उसके बाद में देखते हैं पुर्तगालियों का पतन और डच का आगमन। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा कोई अगर पढ़ने के लिए कोई चीज़ है तो ये है कि डच कहाँ के थे। ये नीदरलैंड के थे। ठीक है, नीदरलैंड मतलब हॉलैंड का। ये वाली कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, ये बात ध्यान रखना है कि पहला जो डच यात्री था ये कौन था, हार्टमैन। ठीक है, पहला जो डच यात्री था वो कौन था, हार्टमैन। ठीक है, इसने प्रारंभ में 21 वर्ष के लिए परमिट ले लिया था। परमिट मतलब कि एक लाइसेंस ले लिया था व्यापार करने का 21 वर्षों तक। दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है कि 1602 में डच कंपनी की स्थापना हुई। ये आपको मैंने पहले भी यहाँ पे बताया था, जब कंपनी का स्थापना, जो कंपनी का आने का क्रम और कंपनी बनने का क्रम। तो देखिए, डच कंपनी वाला जो 1602 में, ठीक है। और यहाँ भी यही बात है कि जो डच कंपनी है कि स्थापना 1602 में हुई। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि ये डच जो कंपनी है मसाले व सूती वस्त्र पर एक अधिकार रखती थी। मतलब मसाले सबसे ज्यादा खरीद बिक्री का काम मसाले और सूती वस्त्र का कौन, डच कंपनी करती थी। इसमें से दो बात याद रखना है कि भारत में से किस चीज को इंपॉर्टेंट देती थी, ये सूती वस्त्रों पर। अगर भारत से कुछ खरीदना होता था तो सूती वस्त्रों को भारत से ही डच कंपनी खरीदती थी, और इंडोनेशिया से खरीदना होता था वो मसालों पर। मतलब इंडोनेशिया मसालों पर केंद्रित था और भारत में सूती वस्त्रों पर केंद्रित था। ये बात याद रखना है। डच जो कंपनी है, डच कंपनी की मोटी मोटी बात याद रखना है। इसका पहला डच जो यात्री था हार्टमैन था। कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। ये मसाले और सूती वस्त्र पर मतलब एक तरह से एकाधिकार था इनका। और भारत में सूती वस्त्र पर केंद्रित था इनका व्यापार, और इंडोनेशिया में जो इनका व्यापार था वो मसालों पर केंद्रित था। ठीक। उसके बाद में अगर डच कंपनी के बारे में कुछ पढ़ना है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये पूछता है बार बार। जैसे बिहार दरोगा या बीपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है। बीपीएससी में तो बिहार दरोगा में तो सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे कि मसूलीपट्टनम में डच फैक्ट्री कब लगी। और बीपीएससी में पूछ लेगा कि ये चार पांचों दे देंगे, उनके बाद में सन दे देंगे एक तरफ, तो सूची एक और सूची दो को मिलाइए, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, डच फैक्ट्री के बारे में आपको पढ़ लेना है। मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1605 में फैक्ट्री लगाई। ठीक है। पुलिकट में इन्होंने 1610 में फैक्ट्री लगाई डचों ने। सूरत में इन्होंने 1616 में फैक्ट्री लगाई। ये क्वेश्चन आगे आएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी फैक्ट्री है वो चिंचुरा वाली। डच्चों की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रसिद्ध जो फैक्ट्री है वो चिंचुरा वाली 1653 में। ये क्वेश्चन आ चुका है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अगर करवाएंगे तो उसमें आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, टॉपिक खत्म होने के बाद हर टॉपिक का, घटना चक्र का जितना भी पीवाई क्यूज है, जैसे कि उसमें बिहार दरोगा तो नहीं आता है, लेकिन बीपीएससी के क्वेश्चन जितने भी स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम्स हैं सारे उसमें पूछे जाते हैं। आरओ एआरओ, ठीक है। यूपीएससी के भी कई क्वेश्चन उसमें रहते हैं। और आपको बिहार दरोगा या बिहार एसआई का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, वो भी मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि बीपीएससी के लिए अलग से पढ़ना है, दरोगा के लिए अलग से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को साथ से ही पढ़ सकते हैं। थ्योरी है, थ्योरी चलती है साथ ही, एक ही चीज होती है, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कोई कोचिंग नहीं है कि हाँ बीपीएससी का अलग बैच आएगा और उसका दरोगा का अलग बैच आएगा। देखिए, पढ़ना है, थ्योरी है, सारी एक ही होती है, पढ़ सकते हैं उसमें। देखिए, बात करते हैं कोचीन में। कोचीन में 1663 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो ये क्वेश्चन आ चुका है। पटना में जो डच्चों की फैक्ट्री लगाई थी वो 1632 में लगाई थी। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है और बिहार दरोगा में भी आ चुका है। पटना में जो डच्चों की फैक्ट्री थी वो 1632 में स्थापित किया गया। इनके समय सूती वस्त्र सर्वाधिक व्यापार व्यापार करता था। ठीक है, सूती वस्त्र का भारत से सबसे ज्यादा किसका व्यापार था, सूती वस्त्र थे, इंडोनेशिया से मसालों का। नील, शोरा और सूती वस्त्र, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट थी। नील, शोरा, सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। और इनका जो प्रमुख प्रतिद्वंदी था, ठीक है, डच्चों के, वो कौन थे, एक तो ब्रिटिश और एक फ्रांसीसी। ठीक है। 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था। ये किन किन के बीच में, तो ब्रिटिशों के बीच और डचों के बीच हुआ था। 1759 में वेदरा का युद्ध ब्रिटिश और डच, जिसमें से ब्रिटिश जीत गए थे। ठीक है। ये एकदम शॉर्ट नोट्स है ताकि आपको एग्जाम टाइम पे भी रिवीजन कर सकते हैं। डच के पतन के कारण देख लेते हैं। इसमें से डच सरकार का सीधा नियंत्रण। ठीक है। भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया के व्यापार में ज्यादा रुचि, क्योंकि इंडोनेशिया से मसाले वगैरह खरीदते थे, भारत में ज्यादा इनका रुचि नहीं था। और नौसैन्य शक्ति का अभाव था, डचों के पास इतनी ज्यादा पावरफुल नौसैनिक शक्ति नहीं थी। ये डच के पतन का कारण हो गया। मतलब डच वाला जो टॉपिक है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है, एक ये चीज है कि इनका पहला डच यात्री कौन था, स्थापना कब हुई, किस चीज का व्यापार करते थे। ठीक। भारत में किसका करते थे, इंडोनेशिया में किसका। डचों की जो फैक्ट्री वाली है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मसूलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, चिंचोरा में 1653 में। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो इस टाइप से आपको ये सब कुछ याद रखना है। और एक पटना वाली जो ये तो है, ये तो याद रखना ही रखना है। ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आ चुका है, बीपीएससी और बिहार दरोगा दोनों में आ चुका है। अब बात करते हैं आगे, ब्रिटिशों की तरफ शिफ्ट होते हैं।
जितने भी ब्रिटिश जो लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके बारे में देखेंगे, मोटा मोटा देखेंगे, ऐसा नहीं कि डीपली ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे, वो तो बाद में आगे जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो सारा ब्रिटिशों के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन ये कंपनी आती है, कौन आता है पहले, ये वो सब कुछ पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। 1599 की बात है, ठीक। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल ये भारत आया था सबसे पहले। कब? 1599 में। बात करते हैं 31 दिसंबर सन 1600 की। 31 दिसंबर 1600 में क्या हुआ, एक रॉयल चार्टर जारी किया गया। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उसमें बोला गया कि 15 वर्ष तक आप पूर्व में व्यापार कर सकते हैं, मतलब जितने भी पूर्वी देश हैं उनके साथ व्यापार कर सकते हैं। तो 15 वर्षों का परमिट दिया गया 31 दिसंबर सन 1600 को, जब ब्रिटेन की महारानी थी उसके द्वारा एक रॉयल चार्टर जारी किया गया, 15 वर्षों का परमिट दिया गया। 1608 में क्या हुआ, 1600 में, ठीक है, इनको ये चार्टर मिल गया। 1608 में क्या हुआ, जेम्स फर्स्ट ने, ठीक है, वहां का जो महाराजा था जेम्स फर्स्ट ने क्या किया, हॉकिंग्स एक राजदूत था जेम्स फर्स्ट का, इसको भारत भेजा कि भारत जा तू। ठीक है, क्यों भेजा था, क्या काम था, ये आगे देखेंगे। देखिए ये हॉकिंस था ना, ये फारसी अच्छे से जानता था, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। और जेम्स फर्स्ट ने हॉकिंस को भेजा था, ये याद रखना है। कब आया था? 1608 में, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ऐसा ही, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है। आपको लगता है कि एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन आता है, नहीं, ये पूछ लेता है हॉकिंस भारत कब आया, 1608 में। किसके भेजने पे आया था जेम्स फर्स्ट? किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। क्यों आया था? कि व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए आया था, कि हमें व्यापार करने दिया जाए। चल उधर तो उन्होंने एक रॉयल चार्टर दे दिया 15 साल का, ठीक है, लेकिन व्यापार करेंगे कहाँ? इंडिया में करेंगे। इंडिया में उस टाइम पे 1608 में किसका शासन था? जहांगीर का था। 1605 के बाद में जहांगीर का आ गया था, और पहले अकबर का था। तो जहांगीर के शासनकाल में वो आया, और यहाँ व्यापार करना है तो यहाँ के राज्य से पूछना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ से अनुमति प्राप्त करने के लिए कौन आया था? हॉकिंस आया था 1608 में, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के आया था, और जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन आता है कि हॉकिंस किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में। बात करते हैं 1609 की। 1609 में जो जेम्स प्रथम था, फर्स्ट था, इसने हॉकिंस को भेजा था। इसने कंपनी का परमिट अनिश्चित काल के लिए कर दिया। जब 16 दिसंबर मतलब 31 दिसंबर सन 1600 को ये 15 वर्ष के लिए परमिट था कि आप 15 वर्ष तक पूर्व में व्यापार कर सकते हैं, उसके बाद में देखेंगे क्या होगा। ऐसे ही जब 15 वर्ष पूरा होना था उससे पहले ही 1609 में जेम्स फर्स्ट ने कंपनी का जो ये परमिट था उसको अनिश्चित काल के लिए कर दिया। मतलब कि आप जब चाहो जितना चाहो उतना व्यापार कर सकते हो, और जितने टाइम तक व्यापार कर सकते हो, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। फिर बात करते हैं 1611 की। 1611 में क्या हुआ कि मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में क्या हुआ, फर्स्ट फैक्ट्री लगाई। किन्होंने? ब्रिटिशों ने। तो ये क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिशों की पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? मसूलीपट्टनम में। कब लगाई गई थी? 1611 में। अगर बात आ जाती है स्थायी फैक्ट्री की, तो वो लगाई जाती है सूरत में। कहाँ? सूरत में। कब? 1613 में। ये दोनों डेट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कोई एक भी नहीं भूलना है, दोनों याद रखना है। 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाई थी पहली फैक्ट्री, लेकिन वो स्थायी नहीं थी। फिर उसको 2 साल बाद में 1613 में स्थायी फैक्ट्री लगाई, और वो मसूलीपट्टनम में ना लगा करके सूरत में लगाई। फिर 1653 तक आते आते हुगली जो बंगाल में है, काशिम बाजार जो पटना को बोलते हैं बिहार में, और राजमहल में, इनमें सब में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर ली थी 1653 तक। ये बात कंप्लीट हो गई ब्रिटिशों की। देखिए इतनी बात ही पढ़नी है, ज्यादा नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। अभी यूरोपियों का आगमन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये देखना है कौन आया, कब आया, कहाँ फैक्ट्री लगाई, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से आ जाएगा हॉकिंस कब आया, 1608 में, ये वाला। और ये आता है, दो ये आता है, 1611 और 1613 वाला। 1613 वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाई थी। कहाँ? सूरत में। ये याद रखना है, क्वेश्चन आएंगे अभी आगे देखेंगे। उसके बाद में देखते हैं डेनिश। डेनिश के बारे में क्या देखना है, ये कि 1616 में ये भारत आए थे, एक तो ये याद रखना है। दूसरी, इनका प्रमुख कारखाना था ना डेनिशों का, वो 1676 में लगा था सेरामपुर में। सेरमपुर लिखा हुआ है, यहाँ पे है सेरामपुर। 1676 में सेरामपुर जो इनका प्रमुख कारखाना था डेनिशों का। और 1850 के आसपास आते आते इन्होंने क्या कर दिया, अपने जितने भी कारखाने थे, जितने भी अपने एरिया थे, उनको सबको बेच दिया था, ब्रिटिशों को बेच दिया था कि आप करो, हमसे नहीं संभल रहा, आप ही संभालो। तो डेनिशों ने ब्रिटिशों को 1850 के आसपास अपने सारे कारखाने बेच दिए थे। इतने बात याद रखना है। डेनिशों वाले में एक याद रखना है, 1616 में आए थे, और इनका प्रमुख कारखाना श्रीरामपुर था। खत्म। फ्रांसीसियों के बारे में क्या पढ़ना है? देखिए फ्रांसीसियों के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ जो लिखा है बस उतना ही पढ़ना है। 1664 में आए, बात खत्म। फ्रांसीसी कब आए? 1664 में, सबसे लास्ट में आए, 1664 में। इनका पहला कारखाना कौन था? सूरत। कब? 1668 में। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी ये चीजें लिखी हुई है इंपॉर्टेंट, ये मान लो, इनको नहीं भूल सकते, क्वेश्चन यहीं से बनता है। फ्रांसीसियो का पहला कारखाना कहाँ लगा? सूरत में। कब लगा? 1668 में। इनका दूसरा कारखाना कहाँ लगा? मसूलीपट्टनम में। जो अंग्रेजों का पहला कारखाना लगा था ना, जहाँ पे मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम बोलते हैं, 1611 में, वहां फ्रांसीसियो का दूसरा कारखाना था। कब लगा था? 1669 में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में लगा था दूसरा। फ्रांसीसी शासक उस टाइम पे, जो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी उस टाइम पे कौन था? लुइस 14वां। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है सारे ये। जब फ्रांसीसी कंपनी बनी थी तो वहां का शासक था लुइस 14वें। उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बात करते हैं आगे। 1673 में पुदुचेरी की स्थापना की।
किन्होंने? फ्रांसीसियों ने। कब? 1673 में पांडुचेरी या पुदुचेरी की स्थापना फ्रांसीसियों ने की है। बात करते हैं आगे, इनका प्रमुख कारखाना था चंद्रनगर। ठीक है, फ्रांसीसियों का प्रमुख कारखाना था चंद्रनगर और डेनिशों का प्रमुख कारखाना था शेरामपुर। बस ये याद रखना है। फ्रांसीसियों में क्या याद रखना है आपको? जो ये लिखा हुआ है फ्रांसीसियों में, ये पूरा याद रखना है, क्वेश्चन यहां से बनेगा, ध्यान रखना है। ये 1664 में आए, फर्स्ट कारखाना सूरत 1668 में, सेकंड मछलीपट्टनम, फ्रांसीसी शासक लुइस 14वां, पुदुचेरी की स्थापना फ्रांसीसियों ने की, बात खत्म। अब देखिए आगे देखते हैं, ये अपना थ्योरी वाला पोर्शन है, यूरोपियों का आगमन, ये वाला खत्म हो चुका है। लेकिन आपको अगर एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस बनाने हैं तो उसके लिए ये नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने भी ये महत्वपूर्ण नोट्स लिख करके मैं बनाया हूं, ये नोट्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये नोट्स एक तरह से ये है कि जितने भी अपन ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो आज वाला है, इसमें जो भी चीजें पढ़ी, उन्हीं में से क्रिस्प जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो निकाल करके यहाँ दी गई है, वन जो लाइनर के रूप में। ठीक है, तो इनको अपन पढ़ते हैं। इनसे मतलब ये होगा कि अगर आपने पहला वीडियो भी अच्छे से देखा है तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, उस वीडियो में से ही, अपने नोट्सों में से उठाया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नोट्स, ताकि आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा और एक ऐसा है कि इनसे क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, बात इतना है। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। 1505 में, कब? 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। क्वेश्चन आएगा, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कब? 1505 में, खत्म। अल्मेडा ने जो आया 1505 में, इसने कौन सी नीति लागू की? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मेडा ने लागू की थी। क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा एकदम, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया? 4 ऑप्शन दे देगा, जो बिहार दरोगा में सीधा सा 4 ऑप्शन देता है। बीपीएससी में मिलान वाले पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक, अल्मेडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में भारत का गवर्नर बनकर आया। ठीक है, एक याद रखना है, अल्मेडा 1505 में, उसने कौन सी नीति लागू की? ब्लू वाटर पॉलिसी। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया 1509 में। ठीक, इसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। यहां ध्यान रखना है, 1510 में किसने जीता था? अल्बुकर्क ने जीता था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। 1509 में आया, उसके एक साल बाद में इसने गोवा को जीत लिया। कहां, किससे जीता? यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। यहां इतना याद रखना है, 1510 में सिर्फ गोवा को जीता गया है, इसको अभी पुर्तगालियों की राजधानी नहीं बनाई है, राजधानी बनाएगा 1530 में। ठीक है, नीनो डी कुन्हा 1530 में बनाएगा। अभी 1510 में सिर्फ गोवा को अपने अंडर में लिया है, गोवा को जीता है। ठीक है, बीजापुर के शासक से अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, जो 1509 में भारत आया था। उसके बाद में देखते हैं, इसको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। वास्तविक क्यों माना जाता है, ये मैंने पिछले पार्ट में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो जाकर के देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है। मतलब ये है कि थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे अपने इस वीडियो से बन जाएंगे। पुर्तगालियों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम दुर्ग, दुर्गा नहीं है ये, प्रथम दुर्ग कोचीन था, 1503 में इन्होंने स्थापित किया था। पुर्तगालियों द्वारा भारत में स्थापित पहला दुर्ग कौन सा था? कोचीन, 1503 में स्थापित किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ। जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में, अभी पढ़े थे, मसूलीपट्टनम में अपनी अस्थायी कारखाना स्थापित किया। ठीक है, 1611 में किसका शासनकाल था? जहांगीर का शासनकाल। मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया। उसके बाद 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित किया। ब्रिटिशों का स्थायी कारखाना सबसे पहले कहां लगा? सूरत में। कब लगा? 1663 में। 1662 की बात करते हैं। 1662 में क्या हुआ? इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उसका विवाह हो गया पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी उसके साथ, उसका नाम था कैथरीन। जब इंग्लैंड के सम्राट का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गया, तो अब क्या हुआ? पुर्तगालियों के पास, पुर्तगालियों के अंडर में क्या था? बंबई था। तो क्या हुआ कि चार्ल्स को बंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। तो पुर्तगालियों ने बंबई को चार्ल्स को दे दिया, मतलब इंग्लैंड का यह सम्राट था, उसको बंबई दहेज में दे दिया। अब वो तो इंग्लैंड में रहता था, वो कौन सा इस कंपनी का हिस्सा था? कंपनी का हिस्सा नहीं था, वो तो अलग था। उसको जब मुंबई दहेज में मिला पुर्तगालियों से, तो वो क्या करता था? इंडिया में आकर के कुछ व्यापार तो करता नहीं था। तो उसने सोचा कि 1668 में आते आते उसने सोचा कि क्यों ना इसको बेच दिया जाए। तो उसने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसको? बंबई को, कि 10 पाउंड वार्षिक किराया दे दो आप मेरे को, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लो ए मुंबई आप संभालो, इसमें व्यापार करो, कुछ भी करो, मुझे सिर्फ 10 पाउंड वार्षिक किराए के रूप में चाहिए। ये बात समझ में आई है नहीं है? मतलब एक कंपनी अलग हो जाती है और एक पर्टिकुलर मतलब व्यक्ति अलग हो जाता है। तो चार्ल्स यहाँ इंडिया में नहीं था, वो इस कंपनी का हिस्सा नहीं था, यहाँ आकर क्या करता था, इसलिए कंपनी को बेच दिया। तो देखिए जैसे कि इंडिया की कोई भी कंपनी है, रिलायंस है या फिर टाटा है, वो अगर विदेश में जाकर के अपना व्यापार करती है तो वो कंपनी हो गई, एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक अलग हो गया। तो इस टाइप से वो कंपनी थी, ब्रिटिश की एक कंपनी थी जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, वो आकर के यहाँ व्यापार करती थी।
ठीक है। देखिए बात करते हैं आगे। एक्स-ला सापेल की संधि से ऑस्ट्रिया, ओनली ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हुआ। कौन सी संधि से? एक्स-ला सापेल की संधि से। कब हुआ? 1748 में ये युद्ध समाप्त हो गया। बात करते हैं आगे। डुप्ले, डुप्ले एक व्यक्ति था, जो एक पहला व्यक्ति था जिसने यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में नियुक्त करवाया था। ठीक है, डुप्ले ही एक पहला व्यक्ति था जिसने यूरोपीय जितनी भी सेनाएं थी उनको भारतीय राज दरबारों में रखना चालू किया और भारतीय राज दरबारों के खर्चों पे रखना चालू किया था। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, जो लुइस 14वें के काल में, ये आपने पहले भी देख लिया था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। उस समय वहां का राजा कौन था? लुइस 14वां। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में सूरत में पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। ये आपने अभी देखा था, 1668 में सूरत में। 1669 में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की। डच्चों की पहली व्यापारिक कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित की। ठीक, डच्चों ने व्यापार सही ढंग से 1653 में चिंसुरा में कंपनी स्थापित करके किया। ठीक है, डच्चों की जो प्रमुख व्यापारिक कोठी है वो चिंसुरा है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1653 में। ये बात याद रखना है। इतना अपन ने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट है। भारत में सबसे पहले व्यापार संबंध पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। जैसे कि यूरोपीय जब आए थे तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, इन्होंने व्यापार स्थापित किया। ठीक है, समुद्री मार्ग से। नीनो डा कुन्हा ने पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा स्थापित किया 1530 में। ये हमने अभी देखा था कि 1510 में जब गोवा को जीता अल्बुकर्क ने, तो सिर्फ गोवा को जीता था, राजधानी बनाया 1530 में। किसने? नीनो डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बना लिया। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को जीता। ठीक, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है। पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग कोचीन में बनाया था, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया। हुगली को पुर्तगालियों ने लूटपाट का केंद्र बनाया। ये क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों ने लूटपाट का केंद्र किसे बनाया? हुगली को। कलकत्ता का संस्थापक किसको माना जाता है? जोब चौरनॉक को। भारत में सबसे पहले नगर निगम कहां स्थापित किया? मद्रास में। कब? 1688 में। भारत का पहला नगर निगम मद्रास में 1688 में। ब्रिटिश की इवेंट कंपनी को, ये ब्रिटिशों की एक इंग्लैंड की इवेंट कंपनी थी, उसको 1592 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी उससे पहले ही 1592 में ही स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। कौन से मार्ग से? स्थल मार्ग से। कौन सी कंपनी थी? इवेंट कंपनी को, 1592 में ही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में अकबर बादशाह था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में हुई तो अकबर भारत में 1605 तक तो अकबर रहा, तो उसमें बादशाह कौन था? अकबर, सीधे सी बात है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। जहांगीर का शासनकाल का मतलब 1605 के बाद 1608 1611। ठीक है, कारखाना स्थापित किए कब? 1611 में मसूलीपट्टनम में और 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित किए। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है। स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों का कैप्टन कौन था? थॉमस बेस्ट। स्वाली का युद्ध अपन ने पढ़ा था, 1612-13 में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था? कैप्टन बेस्ट। ठीक, जितने भी यूरोपीय कंपनियां हैं, जितने भी ब्रिटिश है, डच है, फ्रेंच है, जितनी भी कंपनियां, उनमें सबसे पहले सूरत में कारखाना अंग्रेजों ने स्थापित किया था। ये बात याद रखना, सूरत में सबसे पहले कारखाना किन्होंने लगाया था? अंग्रेजों ने। और कब लगाया था? 1613 में। अभी पढ़ा सूरत में 1613 में। अब बात करते हैं आगे। अंग्रेजों ने 1613 में, डच्चों ने 1616 में। वही बात है, अंग्रेजों ने सूरत में कब लगाया? 1613 में। डच्चों ने 1616 में और फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में कारखाना लगाया। ये इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको। 1662 में ये चार्ल्स, ये वाला अपन ने पढ़ लिया है, दोबारा से आया है। ठीक है, इसको दोबारा से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये देखते हैं 1688 में सर जॉन चाइल्ड। कौन? सर जॉन चाइल्ड। 1688 में मुंबई के पश्चिमी तट, मुंबई जो अपना ये वाला एरिया है, ये मुंबई का जो पश्चिमी तट वाला एरिया है, तो पश्चिमी तट पे क्या हुआ देखते हैं। मुंबई के पश्चिमी तट के मुगल बंदरगाहों, मुगलों का बंदरगाह था, मुगल भी व्यापार करते थे, उन बंदरगाहों का क्या किया? घेरा डाल लिया। किसने? चार्ल्स, मतलब कि सर जॉन चाइल्ड ने मुगलों का जो बंदरगाह था उसका घेरा डाल लिया। साथ ही साथ जो हज जाने वाले यात्री थे उन यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, उनको बंदी बनाने का प्रयास किया, और जो मुगल बादशाहों का जो बंदरगाह थे उनको अपने अंडर में लेने की कोशिश की। किसने? सर जॉन चाइल्ड ने। तो उस टाइम पे मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। ये क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब ने किसे भारत से निष्कासित किया? चार ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें आएगा सर जॉन चाइल्ड। कब? 1688 में। अब बात करते हैं आगे। 1740 की बात है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ। अभी पढ़े थे, अंत हुआ 1648 में, लेकिन प्रारंभ कब हुआ था? 1740 में, जिसका विस्तार कर्नाटक का प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो 1646 से 48 में हुआ था, कर्नाटक का प्रथम जो युद्ध था। और इसका तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार करना। जितने भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुए हैं ना,
वो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, है ना, थर्ड कर्नाटक युद्ध, ऐसे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए सारे उनको। अब बात करते हैं फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य हुए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1646 से 48 के बीच हुआ और जो एक्सला-साफेल की संधि से इसका अंत हुआ। पहले कर्नाटक युद्ध में एक्सला-साफेल की संधि हुई। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 54 के बीच में और इसका कोई निर्णायक नहीं रहा, ये अनिर्णायक रहा। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1758 से 63 में, जो पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ। डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी। जब भारतीय राजा आपस में लड़ते थे, उनके झगड़ों में भाग लेते थे और राजनीति करता था, और वो राजनीति करके अपने मतलब भूभाग पर कब्जा करने की कोशिश करता था। वो कौन था? डुप्ले। फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। 1668 में, ये क्वेश्चन बार बार आया। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसने? कोलबर्ट ने की थी, 1664 में की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। ये क्वेश्चन आता है 1632 में पटना में, किन्होंने? डचों ने। यूरोप जितने भी यूरोपीय हैं उनको सर्वोत्तम शोरा और अफीम कहां से प्राप्त होता था? बिहार से। शोरा और अफीम बिहार से प्राप्त करते थे। ये अपना मतलब थ्योरी वाला पोर्शन, यूरोपियों को आगमन वाला जो टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है, ये कंप्लीट हो चुका है थ्योरी। अब इसके बाद में जितने भी घटना चक्र के क्वेश्चंस है वो करवाए जाएंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर करो, लाइक और कमेंट करो, जो भी आपको चाहिए वो। थैंक यू। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।